पिछले वाले में हमने सीपीएम की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी, ठीक है ना। तो इस बार भी एक और सीपीएम की जो प्रॉब्लम है वो करेंगे, उसके बाद अपन पर्ट की प्रॉब्लम पे आएंगे कि पर्ट की प्रॉब्लम को किस तरह से करते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से है, ये इसको डायरेक्ट ही बढ़ा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें क्या है कि एक्टिविटीज़ दी हुई है इस लाइन में, मैं ये मार्क कर लेता हूँ। ये एक्टिविटीज़ दी हुई है ये लाइन में इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है। जैसे ए जो है रिसीव रॉ मटेरियल है, बी है बोल्ट कटिंग है, सी है ट्रांसफ़र ऑफ मशीन मतलब सीरीज ऑफ ड्रिलिंग मतलब अलग अलग जो ऑपरेशंस जो हो रहे हैं उनको हमने दिया, ठीक है। डी है बैरल्स बनाना, ठीक है, बैरल पिनिंग करने का ऑपरेशन है, शेकल ग्रूविंग कटिंग है, शेकल बेंडिंग है। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो काम हमारे को पूरा करने में दी हुई है, ठीक है ना। और फाइनल जो है वो पैकेजिंग है। बेसिकली ये किसके लिए है, प्रोड्यूस पैडलॉक्स, आपके घर के जो छोटे छोटे ताले जो होते हैं ना, पैडलॉक्स जो होते हैं वो बनाने का ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें दी हुई है कि रॉ मटेरियल करना है, बोल्ट कट करना है, उनको अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और कौन सी किस पे डिपेंडेंट है ये भी लिखा हुआ है साथ में कि प्रीडिसर एक्टिविटी कौन सी है। तो प्रीडिसर जैसे ए जो है कंप्लीट होने पे ही बी शुरू हो पाएगी, बी के कंप्लीट होने पे सी शुरू हो पाएगी, इसी तरह से बी के कंप्लीट होने पे डी शुरू हो पाएगी, डी के कंप्लीट होने पे ई शुरू हो पाएगी, एफ जो है वो बी के बाद होगी, जी जो है वो एफ के बाद होगी, एच जो है इन तीन के बाद, सी ई और जी इनके बाद कंप्लीट हो पाएगी, और एच जो है वो आई के बाद। तो इस तरह से प्रीडिसर एक्टिविटीज़ हमने इस तरह से इसमें दिखाई हुई है। और इसमें दिया हुआ है लास्ट इस कॉलम में, इसमें इनमें कितना टाइम लगता है, इन सारा एक्टिविटीज़ में कितना कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। ये टाइम दिया हुआ है कि कितना कितना टाइम लगेगा। तो इसके बेस पे अपन सीपीएम का सबसे पहली जो स्टेप जो होती है सीपीएम की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, तो प्रॉब्लम ही है इसमें, हाँ सीपीएम की प्रॉब्लम। इसके अलावा जो है ये बीच में इसको मैं हटा ही दूंगा। तो अब इसमें आप ये देखोगे यहाँ पे कि ये जो है प्रॉब्लम्स, ये जो है अब आप इसमें देखोगे तो ये एक चीज़ और आती है सीपीएम में जो मैंने आपको पिछले में नहीं बताया था। उसमें आता है कि कोई भी जैसे एक्टिविटी जैसे अपन ने माना कि मान लें जैसे 10 दिन में कंप्लीट हो रही है, तो अगर हम उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लगा दें, जैसे ज़्यादा लेबर लगा दें, ज़्यादा मशीन लगा दें, तो हम उसको क्या कम टाइम में भी कर सकते हैं। तो अगर कम टाइम में किया तो कम टाइम में पॉसिबल तो हो पाएगा, लेकिन पर प्रॉब्लम क्या होगी उसमें कि मतलब हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मशीन लगाएंगे, ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो उस केस में हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसको कहते हैं हम क्रैश कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसमें ये दूसरी टेबल जो दी हुई है इसमें ये हमारे को दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि जैसे ए एक्टिविटी को कॉस्ट पर आवर रिड्यूस करने में 1 घंटा हम कम करें इस एक्टिविटी को, तो उसमें हमारे जो कॉस्ट जो आती है वो 20 रुपये आती है पर आवर, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे पिछली वाली एक्टिविटी में इसमें टाइम लग रहा था हमारे को कितना, ये चेंज नहीं हो रहा, हाँ पिछली वाली एक्टिविटी में जैसे इसमें लग रहा था 0.5 आवर, है ना। तो 0.5 आवर इसमें टाइम लग रहा था। अब इस एक्टिविटी को अगर हम कितना रिड्यूसिंग ड्यूरेशन पर आवर, मतलब ये जो कॉस्ट है 20 रुपये एक्स्ट्रा आएगी जब अगर हम 0.1 आवर इसका कम कर दें। इसमें जो टेबल में दिया हुआ है इसमें 0.1 आवर अगर हम इसको कम कर दें तो कितना इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसको कहते हैं हम क्रैश कॉस्ट। ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ फिर वापस शुरू करता हूँ। 1 मिनट, इसका मैंने गलत ले लिया, एक ऐप लिया है नया और वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है। अपन डायरेक्ट ही शुरू करते हैं, जैसे हमेशा पढ़ाता हूँ मैं वैसे आ जाता हूँ। तो ये जो ये जो एक्टिविटीज़ आप देखोगे तो ये दिख रही है आपको, मैं इस केस में हाईलाइटर लगता है। अब आप यहाँ देखोगे ये एक्टिविटीज़ में आप यहाँ देखोगे तो ये जैसे कॉस्ट पर आवर, मतलब
इस ए एक्टिविटी को हमने अगर 0.1 आवर इसको रिड्यूस किया तो इसकी कॉस्ट जो है वो 20 बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से बी एक्टिविटी को अगर 0.4 आवर्स कम किया हमने तो इसकी एक्टिविटी पर आवर 200 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को एक और ये मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन के मतलब हम कम से कम कितना ऐसा कितनी भी मशीनें लगा दे तो भी एक मिनिमम टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। तो वो मिनिमम टाइम इसमें लिखा है कि जैसे 0.1 आवर से ज़्यादा नहीं हो सकता है और इसमें 20 रुपीज़ पर आवर कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसमें 200 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारे इस कॉस्ट को कहते हैं क्रैश कॉस्ट। तो हम किसी काम को जल्दी करना चाहें तो उस केस में हम उसको कॉस्ट को किस तरह से हम कम कर सकते हैं जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए, तो ये भी हम इसमें कर सकते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से अपन कर सकते हैं इसको। तो पहले तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो तरीका है, तो प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीके में क्या क्या स्टेप्स हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आएगी हमारा नेटवर्क बनाना, ठीक है। फिर हर एक्टिविटी पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम या अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम ये तैयार करना है। फिर इसके बाद हमारे को इसका निकालना क्या, फ्लोट या स्लैक निकालना, ठीक है। और फ्लोट निकालेंगे और उसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पाथ डिसाइड करेंगे और क्रिटिकल पाथ डिसाइड करने के बाद एप्रोप्रिएट चेंजेस जो भी मेड करने हैं वो हमारे को करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाता है अपन। अब इसमें है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये इन स्टेप्स को मैंने लिखा है, आपको ये वैसे सारा PDF मिल जाएगा तो आप उसमें देख लेना। लेकिन ड्रॉ द स्टार्टिंग नोड बनाते हैं, उसके बाद उसके एरो से करेस्पॉन्डिंग आगे वाली बजान से ये सारी स्टेजेस लिखी गई, नेटवर्क कैसे बनाएंगे आपको, ठीक है। लेबल द एरो पे लेबल लिख देंगे वो कौन सी एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सिक्वेंशियली अरेंज द ऑल नोड्स एंड रिपीट प्रोसेस, हर एक चीज हर एक एक्टिविटी के लिए इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से अगर आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो ये नेटवर्क डायग्राम इस तरह का बनेगा, ठीक है। 1 से 2 हमारा क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ए, ठीक है। ये फिर बी, फिर बी से फिर डी, सी और एफ, 3 एक्टिविटी इसके बाद आएगी। फिर इसके बाद ये ई और जी आएगी। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एच एक्टिविटी जो है ना वो ई पे भी डिपेंड कर रही है, सी पे भी डिपेंड कर रही है और जी पे भी डिपेंड कर रही है। इसलिए हमने इन तीनों को इस तरह से यहाँ पे लेके डमी एक्टिविटी से जोड़ दिया। तो डमी एक्टिविटी का पर्पज यही ताकि हमारे को जो दिखने में प्रेजेंटेशन सही दिखे और हमारे को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। उसके बाद ये आगे एच एक्टिविटी आ गई, फिर आई आ गई, फिर जे आ गई। इस तरह से ये पूरी सारी एक्टिविटीज़ है। और साथ का साथ हमने क्या लिख दिया, इसमें कितना टाइम लगेगा वो टाइम लिख दिया, ठीक है। वो टेबल से हमने कितना हर एक्टिविटी में कितना कितना टाइम लगेगा ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी आती है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड पास में चलेंगे। तो फॉरवर्ड पास में देखेंगे तो अपन यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से शुरू होगा ये, ठीक है। और 0 से शुरू होगा तो ये एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी, 0.5 पे, ठीक है। फिर इस तरह से ये बी शुरू होगी 0.5 पे और कंप्लीट होगी 1.5 पे। तो इनको हम इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ते जाएंगे तो अब जैसे यहाँ पे देखें तो अपन यहाँ पे इस तरफ एक्टिविटी आएगी। इसका एक मैंने टेबल बनाई हुई, इसको देख लो आप। ये इस तरह से हमने कैलकुलेशन की है। ई एक्टिविटी 1 पे 0 होगी, E2 पे ये आ जाएगी 0.5, E3 जो आएगी वो 1.5 आएगी, ठीक है। E4 पे ये आएगी। तो इन एक्टिविटीज़ को हम इसको लिख देंगे। हर एक एक्टिविटी का इस तरह से स्टार्ट टाइम हम निकाल लेंगे आगे से आगे ऐड करते हुए, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे हमारा ये जंक्शन है, जहाँ पे ये 3 एक्टिविटी मिल रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अलग अलग आएगा। इधर से वैल्यू अलग आएगी, इधर से 3, 4, 6 से वैल्यू अलग आएगी, 3, 5, 7 से अलग वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को अपन यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे जो अभी आएगी इनमें से वैल्यू, इस वैल्यू में से जो हमारा मतलब मैक्सिमम होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे जो E8 जो आएगा, 8 ये निकाला हुआ, 8 में 3 वैल्यू आ रही है हमारी, 3.3, 3 और 4.1। तो इसमें जो मैक्सिमम होगी वो हम लेंगे। तो कौन सी लेंगे, 4.1 लेंगे इस केस में। और 4.1 के हिसाब से हम आगे का कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे की एक्टिविटी, ये जो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये 6.4 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 6.4 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसका उल्टा चलेंगे, है ना। तो उल्टा चलेंगे तो यहाँ से हमारे को 6.4 से शुरू करेंगे, ये माइनस करते जाएंगे।
तो माइनस करते जाएंगे तो इस तरह से देखेंगे तो इस यहाँ पे इस एक्टिविटी पे यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेगी। एक तो इधर से मिलेगी इस वाले पाथ से मिलेगी एक तो, ठीक है, और एक मिलेगी हमारे को इस वाले पाथ से कैलकुलेट करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 वैल्यू आएगी उसमें से हम कौन सी लेंगे, सबसे कम वाली। फॉरवर्ड पास में तो सबसे ज़्यादा वाली लेते हैं और बैकवर्ड पास में सबसे कम वाली लेते हैं। तो यहाँ से हम सबसे कम वाली लेंगे, फिर इस तरह से करते जाएंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम की वैल्यूज अलग अलग नोड पे 1 2 3 पे, और ये लेटेस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश वाली एक्टिविटीज यहाँ पे लिख दी। तो ये हमारा सारी टाइम आ जाएगी। अब हमारे को निकालना क्या, स्लैक। तो स्लैक क्या होगा, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस जो आएगा, जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वो होगा हमारा क्रिटिकल पाथ, और जहाँ जहाँ हमारा ये टेबल ये बनी हुई है तो ये ए पे जैसे ये 0 0 आ रहा है, और खाली ये जो एक्टिविटी है कौन सी, सी है ना, यहाँ पे आ रहा है 1.1 है ना। तो इसको 1.1 है, ये हमारा स्लैक क्रिटिकल पाथ पे नहीं होगा, बाकी हमारा जो वैल्यूज सारी होगी वो किस पे होगी, क्रिटिकल पाथ पे होगी। तो क्रिटिकल पाथ जो होगा हमारा वो लिखा हुआ 1 2 3 5 7 8 9 10 11। मतलब अगर हम चार्ट में देखें यहाँ पे तो ये 1 2 3 5 7 8 9 10 11 ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिटिकल पाथ निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई पहली स्टेज, ठीक है। अब मैंने आपको क्रैश कॉस्ट का एक वो समझाया था इसमें। बेसिकली वैसे तो आपके कोर्स में जनरली अभी तक पिछले ऑब्जर्व किया है मैंने कि क्रैशिंग कॉस्ट का आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये एक्टिविटी है, ये वाला जो क्रिटिकल पाथ है, इस क्रिटिकल पाथ में अगर हम कहीं एक पर्टिकुलर जगह क्रैश कॉस्ट लगा के उसको टाइम को कम कर दें तो ओवरऑल हमारा टाइम और जल्दी हो जाएगा। तो हम ये जो एक्टिविटीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 इस वाले पाथ पे जो आ रही है उनको हम कम करेंगे। तो कम करने का मतलब ये कि किस किस को कम करना है, जैसे 1 से 2 ए को अगर अपन कम करें, यहाँ पे जैसे क्रैश कॉस्ट का हमारा ये दिया हुआ है ना, तो अगर ए एक्टिविटी को हम कम करेंगे तो अगर 0.1 से ज़्यादा कम नहीं कर सकते, और टाइम की इसमें कितना लग रहा है 0.5 है ना। तो मान लो मैं 0.4 आवर्स कम करूँ तो 20 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है ना। तो मैं एक तरह से अगर 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च कर दूं तो हमारा जो टाइम कितना 0.4 आवर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट जो हमारा हो रहा था यहाँ पे, टोटल प्रोजेक्ट में हमारे को टाइम कितना लग रहा था, ये 6.4, तो इसमें से 0.4 कम हो जाएगा तो वो 6 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये दूसरी एक्टिविटी को और मैं कम करूँ 2 से 3 वाली को, तब भी हमारी कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कॉस्ट को कम टाइम को कम कर सकते हैं और कम कर करके, और उस हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है क्रैश कॉस्ट निकालना, ठीक है ना। तो लेकिन ये अभी तक आपके लिए, वैसे मैं जनरली क्लास में भी ये करवा तो देता हूँ, लेकिन जनरली अभी तक इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आई नहीं है। तो अगर आए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया किसकी प्रॉब्लम, सीपीएम की प्रॉब्लम इस तरह से करते हैं। सीपीएम की और कुछ प्रॉब्लम मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पर्ट की प्रॉब्लम्स को लेके। तो पर्ट की प्रॉब्लम के लिए जो अपन पिछली वाली ले रहे थे उसी से आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसको वाले को तो मैं करता हूँ मिनिमाइज, और दूसरी लेता हूँ ये सीपीएम और पर्ट की प्रॉब्लम है। ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। अब ये पर्ट पे आ जाते हैं। तो पर्ट के लिए मैंने आपको बताया था। तो पर्ट में बेसिकली क्या है कि आपने जो पर्ट का जो मॉडल है वो बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है। तो प्रोबेबिलिस्टिक है तो हम इसमें किसी भी चीज़ को एक निश्चित टाइम नहीं दे सकते, एक निश्चित टाइम में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी या ये हो जाएगी। तो हम एक अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान लगाने के लिए हमारे पास क्या, हम 3 तरह की टाइम लेते हैं इसमें, कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 3 तरह के टाइम है। एक तो है पेसिमिस्टिक टाइम, एक है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और एक है मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है ना। तो कहने का पेसिमिस्टिक टाइम वो है कि हम ये मान के चले कि हर चीज़ हमारे ख़राब हो रही है, हर चीज़ नेगेटिव हो जा रही है, उसके बाद भी हम ये मान के चले कि इतने टाइम में तो ये काम हो ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को मान लो यहाँ से
चित्तौड़ से उदयपुर जाना है, उदयपुर जाना है तो हम जनरली हमारे को ये टाइम वैसे तो पता होता है, लेकिन अगर हम ये अनुमान लगाएं कि कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं कुछ हो गया, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। तो जनरली जैसे मतलब ये मान लिया हमने, ये मान लो 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे में तो बुरी से बुरी कंडीशन में भी हम पहुँच जाएंगे। लेकिन ये है कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये है कि जल्दी से जल्दी कितना कि सारी चीज़ हमारे फेवर में हो, सब कुछ अच्छा हो और हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, तो वो कहलाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो उसको जैसे कि उदयपुर जाना है तो उसके हम ये कह सकते हैं कि हम 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट लाइकली टाइम पे जनरली ये कि हम एक एवरेज टाइम लेके चलते हैं, हाँ ये हमारा जो टाइम है तो वो टाइम है। तो इस तरह से ये दूसरा जो टाइम कहलाता है ये मोस्ट लाइकली टाइम है। ये जैसे उस केस में मैं बता रहा हूँ कि उदयपुर के केस में 5 घंटे हमने पेसिमिस्टिक टाइम बता दिया, 1.5 घंटा ऑप्टिमिस्टिक टाइम बता दिया, और मोस्ट लाइकली टाइम ये कि 2 सवा 2 घंटे इसमें हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग हम ये 3 टाइम एस्टीमेट लगाए। इसी तरह से हम किसी भी काम के लिए भी हम इस तरह से एस्टीमेट लगा सकते हैं। तो इस तरह से 3 टाइम एस्टीमेट देते हैं इसमें। तो 3 टाइम एस्टीमेट कौन से? पेसिमिस्टिक टाइम जिसको टीपी से डिनोट करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसको टीओ से डिनोट करते हैं, और मोस्ट लाइकली टाइम को टीएम से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये 3 टाइम हम इसमें काम में लेते हैं, और इन 3 टाइम की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। क्योंकि हमने बताया ना कि पर्ट जो है वो है जिसमें हम कोई भी प्रोजेक्ट पहली बार कर रहे हैं। अब पहली बार कर रहे हैं तो हर चीज़ को हमारे को आइडिया नहीं है, जबकि अगर पूरा पहले से किया होता है तो हम फिर सीपीएम यूज में लेते हैं, जिसमें क्या डिटर्मिनिस्टिक है, हमारे को पता है टाइम कि हर किस किस एक्टिविटी में कितना कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें हमारे को टाइम पता नहीं है, तो हम एक अंदाजा लगाते हैं। तो अंदाजा लगाते हैं तो जो काम भी उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी से होता है। तो फिर इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको एक्सपेक्टेड टाइम कहते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला है वो टीपी प्लस 4TM प्लस टीओ डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इस तरह ये टीपी का मतलब एक्सपेक्टेड टाइम हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आप अब क्योंकि जहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना तो वहाँ स्टेटिस्टिक्स भी का रोल आ जाता है। स्टेटिस्टिक्स में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने नाम सुना होगा, 9th 10th 11th में कहीं पढ़ी होगी ये स्टेटिस्टिक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इस केस में जो जो मिलता है वो है सिग्मा इज इक्वल टू आता है टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाई 6, ये आता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस जो है वो इसका स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है स्क्वायर जो है वो वेरिएंस कहलाता है। ये 3 वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये इसमें बेसिकली ये 2 फॉर्मूले हैं, 1 और 2, और ये तीसरा तो वैसे ही इसका क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह से हम ये याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो इन 3 चीज़ों को निकालेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन कोई प्रॉब्लम पे। तो प्रॉब्लम जैसे ये लिखी हुई है आपके सामने कि इसमें ये तो है सारी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी, ठीक है। और ये इनकी प्रीसीडर एक्टिविटी प्रीडिसर एक्टिविटी है। प्रीडिसर वही मतलब जैसे बताया, जैसे सीपीएम में हमने किया बी कब शुरू होगा, जब ए कंप्लीट होगा। सी कब शुरू होगा, जब ए कंप्लीट होगा। डी कब शुरू होगा, जब बी कंप्लीट होगा। ई कब शुरू होगा, जब सी कंप्लीट होगा। एफ कब शुरू होगा, जब डी और ई कंप्लीट होगा। जी कब शुरू होगा, जब डी और ई कंप्लीट होगा। तो इस तरह से ये हमने ये तो इसके बेस पे हम क्या नेटवर्क डायग्राम तो वैसे ही बनाएंगे जैसे सीपीएम में बनाया। अब इसमें हमारे को ये 3 टाइम दिए हुए हैं। एक तो ये है टीओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये दिया हुआ टीएम मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, और टीपी जो है दिया हुआ ये है पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। ये सारे टाइम हर एक्टिविटी के हमारे को दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें हम फिर क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम टीई निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, टीओ प्लस 4TM प्लस टीपी डिवाइडेड बाई 6। तो अब जैसे इस पहली वाली केस में देखें तो टीओ कितना 2 प्लस 4TM मतलब 4 चौक 16, 16 प्लस 2 18, 18 और 6 24, 24/6 कितना आएगा 4, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, टीपी माइनस टीओ डिवाइड बाई 6। तो टीपी कितना है 6 माइनस 2 कितना आया 4, 4/6 कितना आया 2/3। तो इस तरह से हर एक वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की हुई है, इन्हीं फॉर्मूले से ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम जो एनालाइज करेंगे ना तो वहाँ पे जैसे सीपीएम में जो वैल्यूज ले रहे थे किसी एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, वो फिर हम ये वाली एक्टिविटीज लेंगे एक्सपेक्टेड टाइम में, और इसके बेस में हम इस बेस में हम इस प्रोजेक्ट को एनालाइज करेंगे। तो ये जैसे आप देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इसमें आप देखो कि बी एक्टिविटी ए के बाद है, सी जो है वो ए के बाद है। इस तरह से ये पूरा नेटवर्क डायग्राम जैसे अपन ने पहले बनाया है सीपीएम में, उसी तरह से ये पूरा डायग्राम बनाया है, और एच पे आके हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो टाइम जो लिखा है ये हमने क्या कौन सा लिखा है, एक्सपेक्टेड टाइम जो हमने कैलकुलेट किया, कौन सा
TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6, उससे आया ये, इसके लिए 4 आया, इसके लिए 6 है, इसके लिए 12 है, इसके लिए 10 है, इसके लिए 9 है, इसके लिए 23, 21, 33, 5 और फाइनल जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट हो रहा है, जो वो हो रहा है कितना, इसको हम फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट करेंगे जैसे अपन ने पहले किया है। फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 0 पे शुरू करेंगे, E इज इक्वल टू 0, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, और इधर से आ जाएगा 10 और 4 14, ठीक है। इसी तरह से फिर इधर से देखें तो ये यहाँ पे आएगा 10 और 12, 10 और 12 कितना आएगा 22, जबकि इधर से आएगा 14 और 9 23। तो अपन ने यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू आ रही ना, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा वाली वैल्यू है 23 वो ले ली। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 23 और 21 कितना आएगा 44, और इधर से आएगा 23 और 22 45, ठीक है। अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोजेक्ट में आएगा 44 प्लस 45 49, और इधर से आएगा 45 प्लस 3 48, तो इसमें हम क्या है ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे तो ये 49 लेंगे। इसी तरह से फिर बैकवर्ड पास में कैलकुलेट करेंगे तो बैकवर्ड पास में इस तरह से कैलकुलेट तो 49 माइनस 5 तो ये 44, इधर 49 माइनस 3 तो ये 46, ठीक है। फिर इधर से 44 माइनस 21 तो कितना आएगा 23, जबकि 45 माइनस 22 कितना आएगा 46 माइनस 24। तो बैकवर्ड पास में हम क्या लोअर वाली वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 23 आएगा। तो इस तरह से हम बैकवर्ड पास में कैलकुलेट कर लेंगे, फॉरवर्ड पास में कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इन हर एक्टिविटी पे क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। जहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कहलाता है स्लैक या फ्लोट। तो ये जो स्लैक या फ्लोट जो है, ये जहाँ 0 आएगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो इस केस में क्रिटिकल पाथ कौन सा, यहाँ इस पूरे पाथ पे ये इस पे आ रहा है, ये क्रिटिकल पाथ हो गया हमारा, ठीक है। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो होगा 49 डेज में कंप्लीट होगा। तो ये तो हो गया ये। अब दूसरा आता है कि इसमें अब ये जो हमने वेरिएंस वगैरह निकाले, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है स्टैटिस्टिक्स में। अगर आप उसमें देखोगे तो मैं इसको आपको वैसे क्वालिटी कंट्रोल वाला जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा उसी चीज़ के बारे में, लेकिन उसी चीज़ का है। तो उसमें ये होता है कि बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो आता है, जो एक सिग्मा तक वैल्यू कोई आ रही है, जैसे मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो हम ये माने ना, वो इस तरह से होता है कि ये जैसे ये है, और इसका शेप इस तरह से बेल शेप में होता है, ये इस तरह से बेल शेप बना होता है, ठीक है। अब हम इसमें अपन देखें तो ये तो होता है आपका मीन। यहाँ पे हम जनरली क्या लेते हैं, मीन लेते हैं, एक्स बार वगैरह इस तरह से ये ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से इस तरफ जैसे ये आ गया, ये ले लें जो इससे कितनी सिग्मा के बराबर कम ले लें, इधर ये सिग्मा से बराबर ज़्यादा ले लें। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है सिग्मा से लेके एक सिग्मा तक, इसमें ये जो इसका जो एरिया आता है वो आ जाता है करीब 67% के करीब। कहने का ये हो सकता है कि इस मीन के दोनों तरफ एक सिग्मा तक वैल्यू में जितनी भी संख्या है वो 67% आ जाती है। मतलब एक सिग्मा तक ये चांसेस है कि 67% चांसेस है कि इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे x की वैल्यू आई ये 49 जो हमने कैलकुलेट की, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू हम निकालेंगे, जो वेरिएंस जो है ना, वेरिएंस जो निकाला हमने, सारे वेरिएंस को जोड़ के और उसको अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी सिग्मा की वैल्यू। तो एक सिग्मा वैल्यू जोड़ा है तो यहाँ तक में, तो एक सिग्मा की वैल्यू माना कि आई फॉर एग्जांपल 2 दिन, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ खाली 2 दिन है, तो 49 प्लस 2 दिन तो कितना हो गया 51। तो इसका मतलब ये हुआ कि 51 डेज में इसके इधर का जो एरिया है, इधर का एरिया वो कितना है 67% लगभग, है ना। तो 67% चांसेस है कि ये 51 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर 2 सिग्मा वैल्यू ले लूँ मैं यहाँ पे तक, 2 सिग्मा तक ले लूँ तो उसमें ये आता है लगभग 95%। तो 2 सिग्मा वैल्यू मतलब अगर एक सिग्मा अगर 2 आ रहा है तो 2 सिग्मा हो गया 4, तो 49 प्लस 4 मतलब 53 डेज। तो 53 डेज में ये चांसेस है कि ये 95% चांसेस है कि ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर 3 सिग्मा ले लूँ तो 3 सिग्मा लेने पे ये आ जाता है करीब 99.67%।
3 सिग्मा लेने पे ये आ जाता है कि 3 से, और 3 सिग्मा का मतलब 6 दिन हो गया, तो 6 दिन का मतलब हो गया 55 दिन। तो 55 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में चांसेस है कि ये 55 दिन में 99.67% तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम और मैं आगे कोई होगी तो मैं बताऊंगा। और वैसे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को आप उसमें अपने में स्टैटिस्टिकल एसक्यूसी जो पढ़ाऊंगा आपको उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये आपके पूरे अभी कई जगह काम आएगी, आपके वर्क स्टडी में भी ये चीज़ काम आएगी, ये चीज़ इसमें तो काम आ ही रही है। तो इसकी और मैं प्रॉब्लम्स कहीं अगर और अच्छी मिलेगी तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा। तो अब ये आता है कि ये जो एरिया जो निकालते हैं ये किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए मैं आगे की जो एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ उसमें आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। मैं दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, कौन सी वाली है, पार्ट की है, ठीक है। ये पार्ट की एक और प्रॉब्लम लिखी हुई है, इस पे आपको दिख रही होगी। तो इस प्रॉब्लम में अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वही है, ये सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है, ठीक है। और प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ मतलब इसके पिछली क्या एक्टिविटीज़ है, ये मतलब ये किससे पीछे, तो ए और बी सबसे पहले वाली एक्टिविटी है, फिर सी कब शुरू होगी जब ए कंप्लीट होगी, डी कब शुरू होगी, ये इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है। और ये इनका टाइम दिया हुआ है कि ये तो हो गया आपका पेसिमिस्टिक टाइम, ये मोस्ट लाइकली टाइम, और ये हो गया आपका सॉरी ये पेसिमिस्टिक टाइम और ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम। तो पहली स्टेप आएगी हमारी एक्सपेक्टेड टाइम निकालना और इनका वेरिएंस निकालना। तो जो नेक्स्ट टेबल में हमने इस तरह से निकाल लिया है इन फॉर्मूलों को रख के, तो इस फॉर्मूले में रख के हर एक वैल्यू को हमने निकाल लिया और यहाँ पे हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया उसी के अकॉर्डिंग। तो जैसे ये ए है और ये बी है, दो एक्टिविटी शुरू हो रही है, और इन दो एक्टिविटीज़ के बाद में ये डी, ये सी, इस तरह से ये पूरा नेटवर्क डायग्राम बनाया हुआ है। और इस नेटवर्क डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे ये जैसे ये इसकी क्या निकाल ली, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दिया, ये इसका एक्सपेक्टेड टाइम है, ये सी का एक्सपेक्टेड टाइम है, ये डी का एक्सपेक्टेड टाइम है, ये जी का एक्सपेक्टेड टाइम है, ये एच का है, ये ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है, वही फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास में सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो फॉरवर्ड पास में हम चले तो ये 0 है, 0 और 5 ये 5 पे हो जाएगी, 0 और 14 ये 14 पे आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से 5 और 15 ये 20, ठीक है। 5 और 8 है ये, 5 और 8 यहाँ 13 आएगी, लेकिन ये इधर से भी आ रहा है तो इसके बेस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये देखें अपन तो 5 और 9 13, जबकि ये 14 आ रही तो ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे, 14 वाली, ठीक है। अब इधर से आ रहा है तो 14 और 9 23, ठीक है। जबकि इधर से आ रहा 20 और 4 24, जो ज़्यादा वैल्यू है 24 है वो ले ली हमने। इसी तरह से फिर 24 और 6 24 और 5 29, तो इस तरह से 29 हो गई। तो इस तरह से ये सारी हमने टोटल प्रोजेक्ट में टाइम लगेगा हमारा 29, ठीक है। अब हम बैकवर्ड पास में कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से, तो 29 माइनस 5 या 24। अब 24 में से इधर गया तो यहाँ पे आएगा, 24 में से 4 गया तो ये 20, जबकि 24 में से 8 गया तो यहाँ आएगा कितना, 24 में से 8 गया तो हमारा आएगा 16, जबकि ठीक है अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 3 वैल्यू आएगी, उनमें से हमारे को जो मिनिमम होगी वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 24 में से 9 गया तो 15, ठीक है। और 15 में से ये 9 गया तो यहाँ आएगा कितना, 15 में से 9 गया तो 6, और इधर से आएगा 20 में से 15 गया तो 5, तो इनमें से जो 5 मिनिमम है उसके लिए 5 को ले लिया। इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा, जहाँ ये हमने जो अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम इनका जो डिफरेंस है वहाँ 0 है। तो अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे 0, यहाँ पे 0 नहीं है। इस तरह से हमारा क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है कि जहाँ ये क्रिटिकल पाथ है, जो क्रिटिकल पाथ है उन वाली एक्टिविटीज़ का ये वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। और उन वेरिएंस को हम जोड़ लेंगे, है ना। तो वो हमारा क्या आ जाएगा,
मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, उसको अंडर रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे हम वो आगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 29 डेज नहीं होके और मान लो 25 डेज ही है तो कितने % चांसेस हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर रखिए, स्टार्ट फिनिश टाइम और सारे लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम हर एक्टिविटी के जो अपन ने डायग्राम में लिखे वो यहाँ पे इसको टेबल के फॉर्म में लिख दिए उन्हीं चीज़ों को, ठीक है। अब यह है, ये वेरिएंस निकाला, सब जो एक्टिविटी जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटी है उनका निकाला, तो ये वेरिएंस आ रहा है 6, ठीक है ना। तो 6 का अंडर रूट कितना आएगा वो निकाल लो, ठीक है ना। अब ये एक प्रोजेक्ट जैसे इसमें 30 दिन में इसमें निकाला हुआ, 30 दिन में करने या 30 यूनिट में या जो भी है 30 घंटा है उसमें करने में कितना टाइम लगेगा, इसको निकालने के लिए जो तरीका है वो ये है कि 0.5 प्लस म्यू क्या है आपका, कौन सी वैल्यू आप ले रहे हो वहाँ से है, तो इसको सीधा सा बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो जेड हमारा ड्यू डेट कौन सी 30 दिन माना, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट हमारी कितनी आ रही है, सोल्यूशन हमने किया उसमें 29 डेज आ रही थी, और यहाँ आएगा सिग्मा, ये सिग्मा आएगा, ये जेड आएगा हमारा ये, तो ये जेड की वैल्यू को कैलकुलेट की, और इस जेड की वैल्यू के बेस पे हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे। तो वो जेड जो है वो कितना आ रहा है उसकी वैल्यू के बेस पे हम सिग्मा, ये कितना सिग्मा ज़्यादा हो या कहने का अर्थ ये है। तो इससे हमारे को मतलब इस तरह से ये मिल जाएगा कि कितनी चांसेस है। जैसे ये 41 आ रहा है ना, तो अब वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है इसमें ये जो जेड की वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारी क्या 41.41, तो 0.41 बाद में ज़्यादा में कितना % एरिया चांसेस आ रहा है वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से एरिया बिटवीन एक्स एंड 99 और 50 के बीच में 49% है, तो जेड वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 2033 जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो आएगा हमारा 34. तो कई बार ये है कि हमारा अगर हम ये चाहें कि 99% चांसेस है कि इसको कंप्लीट होने में, तो इसमें 34 वीक्स लगेंगे। ये प्रोबेबिलिटी पे इस तरह से हम बेस्ड है। तो वैसे जनरली इसमें भी आपका ये प्रोबेबिलिटी वाला अभी तक आपके न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, तो लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। आपका जनरली यही आता है कि नेटवर्क बना के और उसको मतलब क्रिटिकल पाथ निकालना और टोटल टाइम का प्रोजेक्ट का टाइम निकालना है। ज़्यादातर अभी तक जो प्रॉब्लम्स आपकी आई है वो इसी तरह की आई है। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम है पर्ट की, ठीक है ना। तो ये कुछ मैंने प्रॉब्लम्स आपको कराई है। असाइनमेंट में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स और दूंगा, ठीक है ना, तो वो आप करना। इनको मैं PDF में आपके गूगल क्लासरूम पे भी डाल दूंगा। अब आपको कोई इसमें चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो एक बार आप पूछ लें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या कोई चीज़ वापस, हाँ बोलो सर। ये भी सिग्मा निकला हो, कैसे निकला सर? सिग्मा जो निकाला ना, सिग्मा जो मैंने कहा ना वेरिएंस से, वेरिएंस बताया क्रिटिकल पाथ पे जहाँ जहाँ वेरिएंस अपन ने निकाला। और वेरिएंस सिग्मा का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा का फॉर्मूला है TO मतलब पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो आया ये हमारा क्या आएगा सिग्मा, और इस सिग्मा को स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो जो क्रिटिकल पाथ पे जहाँ जहाँ हमारा क्रिटिकल पाथ है वहाँ के वेरिएंस को जोड़ देंगे तो वो टोटल वेरिएंस आ जाएगा, और टोटल वेरिएंस का अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, ठीक है ना। फिर उस सिग्मा की वैल्यू से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और कुछ सर वो बेल वाला वापस समझा दो ना, वो जो बेल का आप बता रहे थे ना डायग्राम। हाँ, बेल डायग्राम जो है मैं वापस बता देता हूँ भले एक बार और। तो देखो आप किसी भी शीट पे बता देता हूँ, इसी पे बताता हूँ, जैसे इस खाली शीट पे बता देता हूँ। जैसे ये है बेल डायग्राम, जो बेसिकली क्या होता है कि ये इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व का नाम है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो टूल है ये कहलाता है। तो इसमें क्या जनरली ये इस तरह से होता है कि ये जैसे ये आपने, ये तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई या जो भी कोई वैल्यू आ गई इस एक्सिस पे, तो और यहाँ पे हमारा ये मीन आ गया। तो हमारे को कोई भी वैल्यू है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँगा कि आप अभी अपने ये जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है तो ये समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी आपकी पॉपुलेशन आ गई। मान लो चित्तौड़ की पॉपुलेशन मान लेंगे, यहाँ की पॉपुलेशन ये सारी। अब हम इसमें क्या है कि निकाले, मतलब क्या है कि वो निकालते जाए कि सैंपल ले रहे हैं, और सैंपल ले रहे हैं कि कितने कितने लोग इसमें पॉजिटिव आ रहे हैं। तो वो पॉजिटिव का जो आंकड़ा है हम इसमें यहाँ पे लिखते जाएंगे,
ठीक है ना। तो इस सैंपल में माना कि हमारा जो मीन जो आ रहा है वो आ रहा है कि माना कि इस ये आपका मीन आ गया कि यहाँ पे मतलब इतने संख्या हर एक जैसे ग्रुप, जैसे एक मोहल्ला लिया उसमें इतने आए, दूसरे लगभग समान पॉपुलेशन के, मान लो हमने 100 लोगों का ग्रुप बनाया और उनका टेस्टिंग किया और हर एक में इतने इतने लोग आ रहे हैं, तो ये जो मीन आया था हर ग्रुप में इतने इतने लोग आ रहे हैं, तो इसको अगर अपन ग्राफ से ड्रा करें तो जनरली इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक ग्रुप का किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह से, क्योंकि सभी समान रहो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ग्राफ बन सकता है। ये जो ग्राफ है ना, ये लगभग ये पूरे ग्राफ को अगर देखें तो ये पूरा 100% को कवर कर रहा है। ये ग्राफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे इनफाइनाइट तक होता है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है और इस तरफ भी इनफाइनाइट है। ठीक है ना, तो इस इनफाइनाइट तक 100% को कवर कर रहा है। तो यहाँ से लेके, जैसे यहाँ से लेके अगर ये 3 सिग्मा तक ले, में कितना 3 सिग्मा इधर भी और 3 सिग्मा इधर भी, ये माना जाता है कि 99.67% तक हमारा ये पॉपुलेशन कवर हो जाती है कि हमने इतने लोगों को कवर कर लिया। ठीक है ना, तो अगर इसको 6 सिग्मा को और कम करेंगे तो कम पॉपुलेशन को कवर किया। तो इस तरह से ये बेसिकली आगे एक एरिया है जो कितने लोगों को कवर कर रहा है, कितनी तो यहाँ पे हमने जैसे इस केस में लोगों को कवर कर रहा है, वहाँ पे अगर स्टेटिस्टिक्स में देखें तो वहाँ क्योंकि हमारे सीपीएम पार्ट में टाइम ले रहे हैं तो वो ये टाइम को कवर कर रहा है। तो इस तरह से जहाँ पे भी हम इसको अलग अलग जगह यूज ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये बेसिकली स्टेटिस्टिक्स का एक वो कर्व है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और आप अगर ज़्यादा डिटेल देखना है तो वैसे मैं और एसक्यूसी में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो सिंपल आप गूगल पे डालना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करके, तो आपको इसका पूरा डिटेल पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है, अलग अलग इसकी वैल्यूज़ क्या है। जो जेड निकाला ना वो सिग्मा की वैल्यू है कि इससे कितना डेविएट कर रहे हैं अपन, इस मीन से कितना डेविएट हम कर रहे हैं, वो सिग्मा की वैल्यू है। बेसिकली कितने सिग्मा मतलब वो बेसिकली 3 सिग्मा है, 2 सिग्मा है, वो वैल्यू है। जैसे जेड की वैल्यू अपन ने 0.41 निकाली थी अभी, तो मतलब ये हुआ था, ये था 0.41 सिग्मा। जैसे 3 सिग्मा नहीं होके वो 0.41 सिग्मा है, मतलब और ज़्यादा आगे तक बढ़ गया है, तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं उसके कंप्लीट होने के। इस तरह से, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर जो है पर्ट और सीपीएम का ये कंप्लीट होता है, और पर्ट और सीपीएम के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा जो पहला चैप्टर है कौन सा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, और फिर अपन नेक्स्ट जो है इन्वेंट्री कंट्रोल शुरू करेंगे, इसी का जो दूसरा चैप्टर है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सीपीएम में से डमी टाइम है, और डमी टाइम मतलब क्या सर हो? डमी एक्टिविटी मैंने बताया ना, क्या मैंने कुछ नियम बताया था कि कहीं पे क्रॉस नहीं होनी चाहिए एक्टिविटी, एक जगह पे 2 या 3 एक्टिविटी मिल रही हो तो हमारे को कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि उन एक्टिविटीज़ को, डमी एक्टिविटी जो है उसका टाइम क्या होता है, 0 होता है, लेकिन ये खाली ये दिखाता है कि ये इस एक्टिविटी मतलब जो भी एक्टिविटी इसके पहले कौन सी होनी चाहिए उस एक्टिविटी को दिखाता है। जैसे डायग्राम में बताता हूँ, मैं आपको वापस डायग्राम में बता देता हूँ, इसमें है या नहीं, हाँ इसमें होगी, ये सीपीएम वाली में होगी शायद। एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। तो इसमें आप जैसे ये देखो, ये एच एक्टिविटी है, ये एच एक्टिविटी जो है, सॉरी ये गड़बड़ कर रहा है, ये एच एक्टिविटी जो है, ये जो एच एक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक ई पे भी डिपेंड है, सी पे भी डिपेंड है और जी पे भी डिपेंड है। तो अगर मैं तीनों को लाके यहाँ पे मिलाना चाहूँ तो क्या होगा, ये 7 वाला जो है, ये वाला पॉइंट मैं सीधा इसको जैसे मैं यहाँ लिया हूँ, है ना, और सॉरी ये सीधा मैं यहाँ मिला दूँ, और इधर से ये जो 6 वाला इधर मिला दूँ, तब भी ये क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको इजी दिखाने के लिए कि ये जैसे इस डमी से ये क्या ये तो पता चल रहा है कि ये ई के बाद हो रहा है ना, लेकिन ये मतलब टाइमिंग इसमें क्या 0 है, तो इसलिए हम डमी एक्टिविटी जोड़ देते हैं ताकि क्या बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बने। ठीक है ना, इसलिए अगर इसके बिना भी अगर चल सकता है काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करता है कि इससे हमारे को थोड़ा इजी हो जाए दिखने में, बस मेन चीज ये है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम?